थोड़ा सा। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको जो है सेंस ऑर्गन बताया था और वहां पे हमने बोला था कि इसके बाद हम रक्त देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे रक्त क्या होता है, खून क्या होता है, ब्लड क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें ब्लड में देखेंगे हम लोग, रक्त में। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि रक्त के बारे में हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं या फिर रक्त के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग सीरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ भैया? तो सीरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आप ब्लड को देखें, रक्त को इंग्लिश में देखेंगे तो ब्लड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं। इसका अगर बात करें वैज्ञानिक नाम तो सीरो हो सकता है। कैसा होगा? सीरो। ठीक है, और इसके अध्ययन को सीरोलॉजी, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी कहते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि रक्त की प्रवृत्ति क्या होती है। प्रवृत्ति मतलब उसका प्राकृतिक रूप क्या है। ठीक है, उसका प्राकृतिक रूप अगर बात करेंगे तो कोलाइडी होता है। रक्त कैसा है? कोलाइडी विलयन है। रक्त कैसा विलयन है? तो कोलाइडी विलयन। अच्छा, कोलाइडी विलयन आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो हम आपको बता दें कि आप ऐसे समझिए कि जिस चीज को छानने पर उसका कुछ भाग शेष रह जाए, ऐसे विलयन को कोलाइडी विलयन कहते हैं। ठीक है, ऐसे विलयन को कौन सा विलयन? कोलाइडी विलयन। आप जब रक्त को छानेंगे किसी छननी में, यानी महीन छननी में, तो रक्त का कुछ भाग उस छननी के ऊपर ही रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? कौन सा विलयन? कोलाइडी विलयन। इसकी प्रवृत्ति क्या है? कोलाइडी। आप देखे होंगे, जैसे सोच लीजिए कि अपने हिसाब से कि हम चाय छान रहे हैं। क्या छान रहे हैं? चाय। तो जब चाय छानेंगे तो चाय में से चायपत्ती उस छलनी में ही रह जाएगी। चाय की चायपत्ती कहाँ रह जाएगी? उस छलनी में ही रह जाएगी और चाय निकल जाएगा नीचे। इसी तरह से हम कह सकते हैं चाय क्या है? कोलाइडी विलयन है। तो अब ब्लड में देखेंगे तो ब्लड को जब हम छानेंगे तो इसका कुछ भाग छलनी के ऊपर ही रह जाएगा, इसका कुछ भाग छलनी के ऊपर ही रह जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे कोलाइडी विलयन। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो रक्त किसका कार्य करता है? संयोजी ऊतक का कार्य करता है। संयोजी ऊतक में हमने बताया था आपको कि रक्त का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे रक्त का पीएच मान अगर हम देखेंगे तो 7.5 होता है। रक्त का पीएच मान 7.5, कुछ लोग 4 भी मानते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं 7.4 भी मानते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने मान लिया है कि 7.5 होता है। अच्छा, 7.5 है तो इससे कैसे पता चलेगा कि यह अम्लीय है या फिर क्षारीय? तो जिस विलयन का मान 7 से कम हो, जिस तत्व का, जिस पदार्थ का मान 7 से कम हो, उसे हम अम्लीय कहते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। और जिनका मान 7 से 1 को अधिक हो जाए तो वह क्या हो जाएंगे? क्षारीय। लेकिन अब बात आ जाएगी कि जिनका मान 7 हो, जिनका मान 7 हो तो वह उदासीन हो जाते हैं। कैसे हो जाएंगे? उदासीन। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रक्त, अच्छा मेल में अगर देखा जाए रक्त, इसमें भैया मेल में देखा जाए तो 5.5 लीटर मेल में होता है। कितना लीटर? 5.5, अर्थात 5.5 लीटर खून एक आदमी के शरीर में होता है। वहीं अगर महिला की बात करें, अगर महिला की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं, तो उसमें 5 लीटर खून होता है। आप कहें, आप सोचेंगे कि आदमी में तो ज्यादा है, महिला में कम है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बाबू शादी बाद कि ताकि जब महिला की शादी हो तो उसके बाद अपने पति का खून चूस सके, इसलिए क्या होता है? कम। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस मत करिएगा, ये केवल एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखेंगे कि क्यों एक आदमी में खून ज्यादा होता है और क्यों कम होता है, ये अभी हम आगे बताएंगे। ठीक, 1-2 लाइन के बाद। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल कितना होता है? 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। डेसीलीटर एक मापने का उसका यंत्र होता है, जैसे 1 लीटर, ठीक है, 1 ग्राम, ऐसे ही एक नापने का तरीका होता है कि 200 ग्राम डेसीलीटर। तो मानव शरीर में कितना कोलेस्ट्रॉल होता है? तो 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। इसके बाद अगर हीमोग्लोबिन की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात करेंगे? हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन अगर देखेंगे आदमी में, एक मेल में, तो 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। कितना होता है? 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। वहीं अगर फीमेल में देखेंगे हीमोग्लोबिन तो 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अच्छा, कितना होता है हीमोग्लोबिन? 14 ग्राम और 13 ग्राम। इसी हीमोग्लोबिन के कमी से ही महिला में रक्त क्या होता है? कम होता है। समझिए यहाँ पे कि आदमी में कितना खून है? 5.5 लीटर,
औरत में कितना खून है? 5 लीटर। ऐसा क्यों है? क्यों आदमी में खून ज्यादा है? क्योंकि आदमी में हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है। एक व्यक्ति में, एक आदमी में, उसमें जो है हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है? खून उनमें ज्यादा होता है, इसलिए आदमी में खून ज्यादा होता है। इसके बाद देखेंगे कि हमारी हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाएगा? आयरन। आयरन आपको पता होगा हरी सब्जियों में मिलता है, जैसे आप देखेंगे पालक, पालक में सबसे ज्यादा आयरन मिलता है। सबसे ज्यादा आयरन की बात करेंगे तो पालक। जब किसी का खून कम होता है तो डॉक्टर उनको कहते हैं कि पालक यानी हरी सब्जी खाइए, पालक ज्यादातर खाइए, ठीक है। पालक खाइए, बथुआ वथुआ खाइए, गांव में देहात में साग बनता है, ठीक है। क्या बनता है? साग बनता है बथुआ का। तो इन चीजों को खाने से हमारे शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ती है। किसकी मात्रा बढ़ती है? आयरन की। और जैसे ही हमारे शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ी, आयरन तुरंत हीमोग्लोबिन को बढ़ा देता है। आयरन क्या करता है? हीमोग्लोबिन को बढ़ा देता है। और जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है तो हमारा रक्त भी बढ़ता है। हमारा रक्त क्या होता है? बढ़ता है। इसलिए अगर आपको खून बढ़ाना हो तो हरी सब्जी खाइए। खून बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? हरी सब्जी खाएंगे, जैसे पालक हो गया, साग हो गया, ये सारी चीजें आप खाइए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, अगर हमारे ब्लड प्रेशर की बात करेंगे तो कितना होता है? 120/80। 120/80 कितना खून होता, कितना स्पीड से? तो 120/80। आप सोचेंगे कि हमारे शरीर में दौड़ रहा है 120 की स्पीड से। कितनी स्पीड से दौड़ रहा है? 120 के स्पीड से, और आ रहा है 80 के स्पीड से। हृदय से जब हृदय से जो महाधमनी जुड़ी होती है, वहां से जब ब्लड निकलता है तो 120 की स्पीड से निकलता है। कितने स्पीड से? 120 की स्पीड। लेकिन जब वह पुनः छोटी शिरा से हृदय में प्रवेश करता है तो वहां पे उसकी स्पीड हो जाती है 80। वहां पे उसकी स्पीड हो जाती है 80। अगर ये चीज ना समझ में आया होगा 120/80, तो अभी हम आपको धमनी शिरा पढ़ाएंगे तो वहां पे बता देंगे कैसे, ठीक है। ये जो 120 से जो महाधमनी में जाता है रक्त, उनमें कोई वाल्व नहीं होता है, उनमें कोई वाल्व नहीं होता है, इसलिए सनसना की 120 से वो चले जाती है। लेकिन जो आने वाली नसें हैं, जो शिरा है, शिरा में वाल्व पाया जाता है, शिरा में छोटे छोटे वाल्व पाए जाते हैं, इसलिए इनकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है, 80 हो जाती है, ठीक है। कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। अगर किसी के नॉर्मल बीपी की बात करेंगे अर्थात ब्लड प्रेशर की, तो वह 120/80, 120/80 यही होती है हमारी बीपी। यह क्या होती है? हमारी बीपी। नॉर्मल बीपी कितनी होती है भैया? तो 120/80। बीपी नापने के यंत्र को आला कहते हैं, स्टेथोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप कहते हैं। आला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आला। इसके बाद देखेंगे कि हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, तो ये चीज आप देखेंगे। तो शरीर में अगर ब्लड के निर्माण की बात करेंगे हम लोग, तो हमारे शरीर में 2 जगह निर्माण होता है। शरीर में ब्लड का निर्माण कितने जगह देखेंगे? तो 2 जगह से। पहली जगह यानी अगर कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, कोई लड़का है, ठीक है, तो उसके हड्डी में, उससे कहा हड्डी में, हड्डी की जब आप देखेंगे तो हड्डी के बीच में एक खोखली जगह होती है जिसमें लाल पदार्थ पाया जाता है। कैसा पदार्थ पाया जाता है? लाल कलर का पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम लोग बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहते हैं, ठीक है। ये चीज आप देखे होंगे अस्थि मज्जा। आप जाइए कभी चिकन शॉप पे, कहाँ पे जाइए? चिकन शॉप पे, वहां पे आप ले लीजिए 1 किलो चिकन। क्या ले लेंगे? 1 किलो चिकन। तो चिकन का आप जो लेग पीस देखेंगे, उसको जब बढ़िया से वो पक जाता है, यानी जब आप खाने बैठेंगे चिकन को, तो वहां पे देखेंगे उसकी हड्डी को जब फोड़ेंगे तो लाल लाल पदार्थ निकलेगा। एक लाल कलर का पदार्थ निकलता है, जिसे ही हम लोग अस्थि मज्जा कहते हैं। यानी वहां पे मुर्गा में तो आप देख लिए, आप कभी अपनों हड्डी हथवा खाइए, तब न दिखेगा आपको, तब न पता चलेगा। तो इसलिए मुर्गा मछली बाबू मत खाया करो, किसी का जान प्राण लेना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन खैर मना किसको किया जाए? जिसका जो मन वो करे भाई, ठीक है। तो अब देखेंगे कि अगर यही हमारी हड्डी है, इसको काट के और बढ़िया से इसको उबाल दो। क्या कर दो? उबाल दो। उबालने के बाद आप क्या करेंगे? इसके हड्डी के बीच में आप देखेंगे कि लाल लाल पदार्थ है। बकरा वकरा में देखेंगे तो सफेद सफेद पदार्थ निकलता है हड्डियों के बिचवा में से।
हड्डियों के बीच में से सफेद पदार्थ निकलेगा, लाल पदार्थ निकलेगा, वही होता है हमारा अस्थि मज्जा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। तो हमारे शरीर में खून का निर्माण कहाँ होता है, हमारे बोन मैरो में। हमारे हड्डियों के बीच में एक खाली स्थान होता है जिसमें लाल कलर का पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम लोग अस्थि मज्जा कहते हैं। ठीक है, वहीं पे हमारे शरीर का रक्त बनता है। लेकिन अब बात करेंगे थोड़ा सा कि ऐसे बच्चे जो अभी पैदा नहीं हुए, अभी भ्रूण अवस्था में है। कहाँ है, भ्रूण अवस्था में। कहाँ पे है, भ्रूण। भ्रूण का मतलब होता है कि अभी वह अपनी माँ के गर्भ से बाहर नहीं आए हैं, अभी वह अपनी माँ के गर्भ से बाहर नहीं आए, अपनी गर्भ में, अपनी माँ के गर्भ में है। तो उनमें रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो उनमें अगर रक्त के निर्माण की बात करेंगे तो उनके लीवर में होता है। कहाँ होता है भैया, उनके लीवर में उनका रक्त का निर्माण होता है, क्योंकि वो अभी अविकसित बच्चे हैं, अपनी माँ के पेट में है तो कैसे हैं, अविकसित है। ठीक है, उनमें जो हड्डियां होंगी वो अभी जुड़ी नहीं होंगी, उनमें हड्डियां जुड़ी नहीं होती है, इसलिए आप देखेंगे तो उनमें खून का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में। जबकि अगर हम लोगों में बात की जाए तो हमारे हड्डियों के बीच में एक खाली स्थान पाया जाता है जिसे हम लोग अस्थि मज्जा कहते हैं। तो हम लोगों में खून का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। इसके बाद देखेंगे खून का जब निर्माण हो रहा है बॉडी में, तो कहीं ना कहीं खून को स्टोर करने के लिए एक जगह तो होनी चाहिए। ठीक है, एक जगह होनी चाहिए और उस जगह का नाम होता है स्प्लीन। उस जगह का नाम क्या होता है, स्प्लीन। यानी हमारे रक्त को इकट्ठा करने के लिए एक जगह होनी चाहिए हमारे शरीर में जिसे हम लोग स्प्लीन कहते हैं। स्प्लीन को आप देखेंगे तो हिंदी में प्लीहा कहा जाता है। स्प्लीन को हिंदी में क्या कहा जाता है, प्लीहा। वो हमारे ठीक अग्नाशय के नीचे पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी, अग्नाशय के नीचे। इसी को हम लोग स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं। स्प्लीन को क्या कहते हैं, ब्लड बैंक। जैसे आपने देखा होगा कि आप लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद बैंक में जमा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद कहाँ जमा करेंगे, बैंक में। इसी तरह से जो हमारी बॉडी में ब्लड बन रहा है उसको भी एक स्टोर करने के लिए एक जगह होनी चाहिए जिसे हम लोग ब्लड बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, ब्लड बैंक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक देख लिया। अब रक्त का थोड़ा सा कार्य देखेंगे कि रक्त का क्या कार्य होता है। तो रक्त का कार्य हम देखेंगे तो ये ताप को नियंत्रित करता है। रक्त क्या करता है, ताप को नियंत्रित करता है। ताप को क्या करेगा, नियंत्रित करता है। ठीक है, कैसे नियंत्रित करेगा, आप देखे होंगे जब कभी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो ये पसीना के थ्रू बाहर निकाल देता है। यानी जब बुखार आता है तो ब्लड क्या करता है, उस बुखार को पसीना के थ्रू बाहर कर देता है। पसीना के थ्रू कहाँ कर देगा, बाहर। अर्थात ये हमारी बॉडी को, हमारे ताप को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर का ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। शरीर का ताप कितना होता है, 37। अच्छा, आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि आप देखे होंगे कि कभी कभी हमें क्या लगता है, अगर गर्मी में हम सुबह सुबह मशीन चला रहे हैं, मोटर चला रहे हैं, तो पानी खूब ठंडा ठंडा आएगा। गर्मी में पानी खूब ठंडा ठंडा। लेकिन अगर वही बात की जाए ठंडी में, तो ठंडी में पानी वही गर्म लगता है। सुबह सुबह मोटर चलाओ या फिर मशीन चलाओ तो वो पानी हमको कैसा लगता है, गर्म लगता है। अच्छा, क्यों गर्म लगता है भैया, तो इसमें कोई वो बात नहीं है। इसमें आप देखेंगे तो जो हमारे पानी का टेम्परेचर होता है वह 15 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे जल का टेम्परेचर होता है। किसका, पानी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। अब आप समझिए यहाँ पे भैया ध्यान से कि हमने बता दिया पानी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 15 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या हुआ, ये सब गर्मी का मौसम है। अभी क्या है, गर्मी का मौसम। आप टेम्परेचर देखेंगे गर्मी के मौसम में तो 40 डिग्री 45 डिग्री तक चला जाता है। कहाँ तक जाएगा, 40 डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, 40 45 50 भी कहीं कहीं चला जाता है। अब हमको ये बताओ, जब बाहर इतनी गर्मी है, 40-45 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया, इतनी हाई गर्मी है, तो ये तो 15 डिग्री सेल्सियस है, इससे तो कम ही है। इसलिए हमको गर्मी में पानी कैसा लगता है, ठंडा लगता है। इसलिए गर्मी में पानी कैसा लगेगा, ठंडा। अब यहाँ तक हो गया। अब देखेंगे ठंडी में पानी क्यों गर्म लगता है, तो गर्म इसलिए लगता है, हमने बताया पानी का टेम्परेचर नहीं बदलता है, पानी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो अब ठंडी की बात आ गई। ठंडी में आप देखेंगे तो जो टेम्परेचर होगा 5 10 7 6 4 3 यही आ जाएगा। तो हमने माना कि ठंडी में जो टेम्परेचर आ गया था 4 5 आ गया, 4 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस। ये ठंडी की बात करें।
अब सोचो यहाँ पे कि जब 4 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस बाहर इतनी ठंडी है, तो है तो 15 डिग्री सेल्सियस तो गर्म ही लगेगा ना। ये तो 15 डिग्री सेल्सियस गर्म ही लगता है। ठीक है, यहाँ से आप समझ गए हैं कि ठंडी में पानी क्यों गर्म लगता है और गर्मी में क्यों ठंडा लगता है। चलिए अब देखेंगे थोड़ा सा, ये क्या करता है रक्त, ये हमारे शरीर में पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। पोषक पदार्थ का परिवहन, पोषक पदार्थ का क्या करता है परिवहन। पोषक पदार्थ जैसे विटामिन है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, वसा, ये सारी चीज का क्या करता है परिवहन करता है। और आप देखेंगे ये गैसों का भी परिवहन करता है। रक्त किसका परिवहन करता है, गैसों का। ये हम माइटोकांड्रिया आपको बता रहे थे, तो वहां पे हमने आपको बताया था कि O2 का CO2 का मतलब परिवहन कौन करता है, तो रक्त। देखिए ये होता क्या है बॉडी में कि जैसे हमारे बॉडी में हवा जाती है, क्या जाती है, हवा या वायु जाती है, हमारे तो फेफड़े के एल्वियली वाले पार्ट में जाती है। कहाँ जाती है, एल्वियली में। एल्वियली क्या होता है, जब फेफड़ा हम आपको बताएंगे तो वहां पे बता देंगे। ठीक है, एल्वियली में जाता है। एल्वियली में जैसे हवा जाके भर जाती है, तो वहां से एल्वियली में से ब्लड उस हवा को निकाल लेता है। उस हवा को क्या करता है, निकाल लेता है। उस हवा को लेके जाएगा माइटोकांड्रिया के पास। कहाँ लेके जाता है, माइटोकांड्रिया के पास लेके जाएगा। तो माइटोकांड्रिया में आप देखेंगे क्रिस्प चक्र चलता है। कैसा चक्र, क्रिस्प चक्र चलता है। तो उस हवा में से ऑक्सीजन माइटोकांड्रिया निकाल लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देती है। और फिर रक्त क्या करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लाके पुनः हमारे एल्वियली में भर देगा। और हमारे एल्वियली के नीचे आप देखेंगे तो डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम जैसे फेफड़े को धक्का मारता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है। ये फेफड़ा बताएंगे तो वहां पे बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है, तो ब्लड करता है। कौन परिवहन करता है, ब्लड करता है। इसके बाद देखेंगे ब्लड जो है उत्सर्जी पदार्थ या हानिकारक पदार्थ, इन सारे पदार्थों का परिवहन। हानिकारक पदार्थ में आप देखेंगे जैसे हमारा एल्कोहल हो गया, ठीक है, दारू शराब, एल्कोहल मतलब दारू शराब, तो इन सारी चीजों का परिवहन कौन करता है, रक्त करता है। अच्छा, आप समझेंगे कि एल्कोहल तो हमारे ब्लड में गया, परिवहन वो किया, क्योंकि लेकिन उसमें से निकलता कैसे है एल्कोहल, तो आप देखेंगे हमारा जो ब्लड होता है, इसको छानने का काम करता है हमारी किडनी। इसको कौन छानता है, हमारी किडनी। ब्लड को छानने को क्या कहते हैं, जो छानता है किडनी। जैसे चाय छानने के लिए छन्नी होती है, वैसे ही ब्लड को छानने के लिए किडनी होती है। वैसे ही ब्लड को छानने के लिए किडनी। चलिए, अच्छा यहाँ तक देख लिए। अभी हम देखेंगे कि ब्लड के कितने भाग होते हैं। ठीक है, ब्लड के 2 भाग होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, एक रुधिराणु। रुधिराणु के 3 पार्ट होते हैं। रुधिराणु कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ये क्या होता है अभी हम इसके बाद बताएंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।